तो हमारे देश में चुनाव तो होते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी। हमारे देश में आर्थिक विकास दर पर बड़े बड़े एक्सपर्ट चर्चाएं करते रहेंगे। हमारे देश में मंत्री इस्तीफे देते रहेंगे और बहुत सारे भ्रष्टाचार के स्कैंडल्स और राजनीतिक खबरें भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन आज जिस बारे में आज पूरे देश को सोचना चाहिए वो है नक्सली समस्या। और जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि ये नक्सली कब तक ऐसे ही हमारे जवानों की हत्याएं करते रहेंगे, और हमें ये मंजूर नहीं है। इसलिए आज आपको बार बार ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद से भी पहले, पाकिस्तानी आतंकवादियों से भी पहले इन आतंकवादियों को पकड़ना ज़रूरी है जो हमारे ही अपने देश के नागरिक हैं और ये दीमक की तरह हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं, और आज से नहीं, वर्षों से। आज हमें ये सोचना चाहिए कि जब नक्सली आधुनिक हथियारों के साथ घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला करते हैं तो हम फिर इन नक्सलियों से उसी तरह क्यों नहीं निपटते जिस तरह से हम आतंकवादियों से निपटते हैं। हकीकत यह है कि इस सवाल को हम हमेशा से टालते आए हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इसे हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। इस सच से सामना करना ही पड़ेगा। आज हाफिज सईद की तरह ही माडवी हिडमा को भी पकड़े जाना जरूरी है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में हमारे जवानों के हाथ मानव अधिकारों की बेड़ियों से बंधे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, अर्धसैनिक बल इतने बड़े बड़े हैं, हमारे पास लाखों जवान हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज है, एयरफोर्स है, तो हम एक ही झटके में इन्हें समाप्त क्यों नहीं कर देते। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, तो फिर हमें कौन सी बात रोक रही है। जो हमें रोकती है वो है मानव अधिकार। जो हमें रोकती है वो ये कि ये असल में हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे अपने नागरिक हैं, और जब इन्हें मारा जाएगा इस तरह से तो सैकड़ों हजारों जो बेकसूर लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, महिलाएं मारी जाएंगी, और न जाने कितने गांव समाप्त हो जाएंगे। हम आतंकवादियों से तो सख्ती से निपट सकते हैं जो बाहर से आते हैं। भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान पर भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन नक्सलवादियों के खिलाफ हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये लड़ाई अपनों के खिलाफ है और इस लड़ाई में हमारे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं। इसे आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। श्रीलंका में 2 दशकों तक आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE के खिलाफ संघर्ष चला। ये लोग तमिल भाषी लोगों का एक अलग देश बनाना चाहते थे। कई वर्षों के संघर्ष के बाद 2009 में श्रीलंका की सेना ने इस आतंकवादी संगठन का सफाया कर दिया, लेकिन इस दौरान उन पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बहुत गंभीर आरोप लगे। आज 12 वर्षों के बाद भी श्रीलंका पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भारी दबाव है, जो चाहते हैं कि श्रीलंका अपनी सेना के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाए। इसे आप 23 मार्च के फैसले से समझ सकते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की कमेटी की अध्यक्ष को इन मामलों की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के मौजूदा सेना प्रमुख पर भी इन्हीं वजहों से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए, एक देश के सेना प्रमुख को अमेरिका ने इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उसने आतंकवादी संगठन LTTE के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। अमेरिका मानता है कि ऐसा करते हुए उन्होंने मानव अधिकारों का ध्यान नहीं रखा। सोचिए, दुनिया भर में ये जो मानव अधिकारों के नाम की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये कई बार हमें अपने असली दुश्मन से भी लड़ने का मौका नहीं देती। वर्ष 1967 में पहली बार नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ था। आप भी सोचते होंगे कि इन्हें नक्सली क्यों कहा जाता है, इसका इतिहास क्या है। उस समय पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके तहत जमींदारों की हत्याएं की गई। यानी नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से निकला है। आज भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव है, जहां सुरक्षा बलों पर इस तरह के हमले आए दिन होते रहते हैं। सोचिए, लिस्ट कितनी बड़ी है। लगभग आधा भारत इन्होंने घेर रखा है। वर्ष 2010 में भारत के 200 जिले नक्सल प्रभावित थे। 200 जिले। हालांकि अब नक्सलियों की जड़ें कमजोर होने के साथ सीमित होने लगी हैं, कामयाबी मिली है। अगर पिछले 20 वर्षों की बात करें तो इस दौरान हमारे देश में नक्सली हमलों में 12,000 लोग मारे गए हैं 20 साल में। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि नक्सलियों के पास इतने हथियार और पैसा आता कहां से है। नक्सलियों से जुड़े ये संगठन आदिवासी इलाकों में
तेंदू के पत्तों के एक बैग पर 350 रुपए का टैक्स लगाते हैं। तेंदू के पत्ते जो हैं, ये तेंदू एक प्रसिद्ध वृक्ष होता है जिसके पत्ते शीशम की तरह गोल, नोकदार और चिकने होते हैं। इसके अलावा ये अवैध खनन से पैसा कमाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारत की 40% कोयला खदानें हैं, उस पर टैक्स लेते हैं, पैसा कमाते हैं। इसके अलावा यहां बड़ी तादाद में लोहा, चूना, पत्थर और बॉक्साइट जैसे कीमती पत्थर और खनिज मौजूद हैं, जिन्हें ये चोरी छिपे बेचकर पैसा कमाते हैं। यानी ये सारी चीजें हैं तो हमारी धरोहर, आपकी और हमारी, इस देश की, लेकिन उनका दोहन कर रहे हैं ये नक्सलवादी। इसके अलावा नक्सलियों से जुड़े कई बड़े संगठनों को विदेशों से फंडिंग आती है। 2011 की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों के पास 2,500 करोड़ रुपए के फंड्स मौजूद हैं। यह आंकड़ा 10 साल पुराना है, जिससे आप आज की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। नक्सलियों के बड़े नेता मिसिर बेसरा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया था कि उसने वर्ष 2007 में 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे और इन पैसों से नक्सली संगठनों को मजबूत किया गया और उन्हें आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए। यानी मुंबई पुलिस की तरह इन नक्सलियों के भी टारगेट होते हैं। जैसे मुंबई पुलिस, आजकल ये मामला चल रहा है जिस मामले में आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस को उगाही का एक लक्ष्य दिया गया था कि आपको 100 करोड़ रुपए की उगाही करनी है हर महीने। ऐसे ही इन नक्सलियों के पास भी एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। ये भी उगाही से हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, फिर उसी से हथियार खरीदते हैं और उसी से हमारे जवानों को मारते हैं। नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत पर आज हमें मशहूर लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की कविता याद आ रही है और वो आज आप सबकी तरफ से मैं इन जवानों को सलाम करने के लिए पेश करना चाहता हूं। और उन्होंने लिखा था, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बींद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये कहा था माखनलाल चतुर्वेदी ने और आप सबकी तरफ से आज हम इन वीर जवानों को नमन करने के लिए ये पंक्तियां श्रद्धांजलि के रूप में इन्हें भेंट करना चाहते हैं। और आज आखिर में फिर से ये बात कहना चाहते हैं, जितना जरूरी हाफिज सईद को पकड़ना है, मारना है, उतना ही जरूरी माडवी हिडमा को पकड़ना है। और इस काम में अब भारत को बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। बदला लेने की जो कार्रवाई है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसा हमने पाकिस्तान के साथ किया था, बालाकोट में किया था या सर्जिकल स्ट्राइक के समय हमने किया था। इसलिए इस तस्वीर को, जो हाफिज सईद को तो आप जानते हैं, लेकिन इस तस्वीर को भी अब आप अपने मन में बसा लीजिए, क्योंकि इस आदमी का पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.